नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो धार्मिक अनिवार्यता का सिद्धांत है उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा जिस तरीके से स्कैंडिनेवियाई देशों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक प्रगति की गई है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड पर गाइडलाइन देने के लिए एक बड़ी बेंच के पास इस मुद्दे को भेजा गया है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के उस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया गया है जिसमें उन्होंने राज्य में जो आरक्षण था उसकी सीमा को 50% से बढ़ा करके 58% किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इन सभी पर हम जो चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द हिजाब केस एंड द इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है और मुद्दा है इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन का। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो फैसला था जिसमें उन्होंने कर्नाटक में जो स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंध किया गया था, जिसको उन्होंने बरकरार रखा था, उस पर अभी चर्चा हो रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो उन्होंने जब अपना निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने इस प्रतिबंध को बरकरार रखा था, वहां पर उन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो पहली बात कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था वो ये था कि इस्लाम धर्म के अभ्यास के लिए हिजाब का उपयोग इसेंशियल नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि इस प्रकार अगर स्कूलों में हिजाब के उपयोग को रोका जाता है तो यहाँ पर यह किसी भी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है उसका उल्लंघन नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह माना था कि जो हिजाब है वह इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम धर्म में। यहां पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा जो दूसरी सबसे बड़ी बात कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि कक्षा के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का कोई वास्तविक अधिकार मौजूद नहीं है और इसीलिए अगर क्लास के अंदर हिजाब पर बैन लगाया जाता है तो यह कहीं से भी किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यानी कि कोर्ट ने यहां पर यह माना था कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के तहत, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, वह जो है क्लासरूम के अंदर जो है लागू नहीं होते हैं। और इसीलिए अगर क्लासरूम के अंदर किसी को ये अधिकार नहीं दिए जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वहां पर उल्लंघन हो गया है। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण बात यहां पर कोर्ट के द्वारा कही गई थी। यहां पर जो तीसरा बात कोर्ट के द्वारा कहा गया था वो ये था कि जो प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है, यानी कि क्लासरूम में हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह सीधे सरकार के आदेश के द्वारा नहीं लगाया गया है, बल्कि सरकार ने सिर्फ ये कहा था कि राज्य के जो स्कूल हैं वे एक समान ड्रेस कोड निर्धारित करें। यहां पर स्कूलों के द्वारा खुद से यह डिसीजन लिया गया है और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने जो है इस मामले में नागरिकों के बीच में भेदभाव किया है। यानी कि कोर्ट ने यह माना था कि इस मामले में मुस्लिम छात्राओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो डिसीजन है वह स्कूल का डिसीजन है। तो यहां पर ये जो 3 प्रमुख बातें जिसके आधार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर जो बैन लगाया गया कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेज में, उसको जो है वैध ठहराया गया था। ये बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन्हीं 3 मुद्दों की चर्चा अब सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा
कि जो हिजाब है वह इसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं इस्लाम के अंदर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के तहत, क्या वे क्लासरूम के अंदर छात्रों को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर जिस तरीके से स्कूलों ने खुद से हिजाब पहनने पर रोक लगाया था क्लासरूम में, क्या यहां पर राज्य के द्वारा इस मामले में मुस्लिम छात्राओं के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया है या नहीं किया गया। तो इन तीनों मुद्दों को अभी यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में फिर से सुना जाएगा। अब यहां पर एक जो सिद्धांत जिसकी चर्चा बार बार हो रही है वो है अनिवार्यता का सिद्धांत, यानी कि इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। अब ये क्या है, हमने पहले भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आप सभी को याद रखना है कि ये जो अनिवार्यता का सिद्धांत है वह सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा 1954 में सिरूर मठ के मामले में निर्धारित किया गया था। और यहां पर ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कुछ प्रथाएं धर्म के लिए आवश्यक हैं और कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कि धर्म के लिए आवश्यक नहीं हैं। और ऐसी प्रथाएं जो धर्म के लिए आवश्यक नहीं हैं और अगर वह हमारे संविधान के मूल्यों से मेल नहीं खाती हैं तो उन्हें जो है कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन जो आवश्यक प्रथाएं हैं वे भी जो हैं हमारे संवैधानिक मूल्यों से मेल खाने चाहिए। अब यहां पर जब भी कोई ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसी अनिवार्यता के सिद्धांत का पालन करते हुए अनिवार्यता का टेस्ट करता है। जैसे इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि जो हिजाब है क्या इस्लाम धर्म में इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। जब हम अनिवार्यता के टेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो यहां पर वह प्रथाओं को डिफरेंट कैटेगरी में बांटने का प्रयास करता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रथाओं को जो कि हमारे संविधान के अनुरूप हैं और उसके मूल्यों का पालन करती हैं, जैसे लैंगिक समानता, वैसे प्रथाएं जो अहिंसा के अनुकूल हों, उनको जो है अलग कैटेगरी में रखा जाता है। यहां पर कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो संविधान या कानून से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे किसी धर्म का व्यक्ति किस तरीके से पूजा पाठ करता है, प्रार्थना करता है, या फिर कौन से कपड़े पहनता है, यह जो है उस धर्म का मामला होता है। उसी तरीके से कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे संविधान के खिलाफ जाती हैं, जैसे मानव बलि का मामला हो तो ये ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अनिवार्यता का टेस्ट किया जाता है तो यहां पर वैसे प्रावधान जो हमारे संविधान के अनुकूल हों, उनके मूल्यों का पालन करते हों, उनको जो है बरकरार रखा जाता है। यहां पर जो दूसरी प्रथाएं हैं, जैसे कि पूजा करने की पद्धति और किस तरह के कपड़े पहनना है, जो कि संविधान से संबंधित नहीं है, उसको जो है कोर्ट के द्वारा धर्म पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि यह एक धार्मिक मामला है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करने के लिए कौन से कपड़े पहनता है, तो इस पर जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। जबकि जो तीसरी प्रथाएं हैं जो कि सीधे सीधे हमारे संविधान के खिलाफ जाती हैं, कानून के खिलाफ जाती हैं, उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं अनिवार्यता का टेस्ट। और यहां पर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिवार्यता का टेस्ट किया जाएगा कि आखिर जो हिजाब है वह इस्लाम धर्म के लिए इसेंशियल है या नहीं है, या फिर इसमें जो है कोर्ट को कोई इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इससे जुड़े हुए काफी न्यायिक मामले हैं जो कि आपको समझने बहुत ही जरूरी हैं। मैंने यहां पर अलग से भी कुछ मामलों को डाल दिया है ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आप सभी जानते होंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1957 में इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह फैसला सुनाया था कि जो दो विवाह की पद्धति है वह हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। यानी कि यहां पर जो दो विवाह की बात की जाती है वह हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से अगर हम 2016 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को देखते हैं जो कि महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर के ये कहा था कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के द्वारा
महिलाओं को बाहर करने का जो निर्णय है वह अवैध और असंवैधानिक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 3 तलाक जो है इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा नहीं थी और इसीलिए उसे अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर हम सबरीमाला केस की बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि सबरीमाला में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना एक आवश्यक प्रथा नहीं है, यानी कि कोर्ट ने इसे एक आवश्यक प्रथा मानने से इनकार कर दिया था। और आप सभी जानते हैं कि इस केस में भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तो इस तरह के जो न्यायिक मामले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें यह देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हिजाब को लेकर के, लेकिन जो अनिवार्यता का सिद्धांत है उसको यहां पर आपको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड को मिलाकर के हम बोलते हैं कि ये स्कैंडिनेवियन देश है। नॉर्डिक कंट्री भी इनको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी यूरोप के देशों का एक समूह है जो कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को कवर करता है। ये देश काफी उन्नत माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से इन देशों ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है वो भारत सहित पूरी दुनिया के देशों के लिए जो है एक सबक है कि किस तरीके से इन्होंने अपने देश को सामाजिक और आर्थिक मामले में नई ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं। अगर हम इन देशों की कुछ विशेषताओं की बात करें जिसकी चर्चा इस न्यूज में किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब भी आप स्कैंडिनेवियाई देशों को देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रगति की है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मामलों में। उसी को यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि इन देशों के द्वारा अपने अपने देशों में प्रतिनिधि और सहभागी लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत किया गया है, और यहां पर भी संस्थाओं के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वह सुनिश्चित किया गया है। इन सभी देशों में सार्वजनिक रूप से सामाजिक सेवाओं की स्कीम चलाई जाती हैं, चाहे वो बच्चों की देखभाल को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, अनुसंधान में इनके द्वारा निवेश किया जाता है। इसके साथ साथ जो सामाजिक कल्याण की स्कीम है उनमें भी ये भारी पैसा लगाते हैं, काफी ये खर्च करते हैं। इन देशों ने जो है प्रगतिशील कराधान को अपनाया है। इन देशों ने अपने यहाँ जो श्रमिक संघ हैं या फिर जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, दोनों को जो है मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि ना तो श्रमिकों का शोषण हो सके, ना ही जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जिन्होंने नौकरी दी है उनका जो है शोषण हो सके। यानी कि उनकी जो श्रम बाजार संस्थाएं हैं वो भी काफी मजबूत हैं। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सारे के सारे देश पूंजीवादी मॉडल का भी पालन करते हैं। तो यहां पर इन देशों ने यह बताया है कि पूंजीवादी मॉडल का पालन करते हुए भी हम जो है जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें निवेश कर सकते हैं, जिसका फायदा इन देशों को मिला है। जिस तरीके से इन देशों ने बच्चों की देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान, श्रमिक संघों को मजबूत करना, अपने यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने में इन्वेस्ट किया है, उसका असर जो है आपको हर रैंकिंग में देखने को मिलता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में कहा गया है कि जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है यानी कि OECD है, उसके अनुसार आइसलैंड में वहां पर जो कार्यबल है उसका 90.7% ट्रेड यूनियनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं तो वहां पर लगभग 67% जो कार्यबल है, स्वीडन में 65%, फिनलैंड में 58% और नॉर्वे में लगभग 50% जो कार्यबल है वे ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भले ही इन देशों के द्वारा
पूंजीवादी मॉडल का पालन किया जाता हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन हैं, श्रमिक संघ हैं, उनको भी काफी मजबूत किया है। और आइसलैंड जैसे देशों में जहां पर लोग कार्य करते हैं, जो कार्यबल है उनका, उस कार्यबल का 90.7% जो है ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कंपनियों के द्वारा इन श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी नियोक्ता है वह कर्मचारियों का शोषण ना करे। यहां पर यह बात कही गई है कि इन सभी देशों में जो बच्चों की शिक्षा है वह निशुल्क है। डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त है। हमारे यहाँ पर जब भी स्वास्थ्य देखभाल को मुफ्त किया जाता है तो यहाँ पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देशों ने भी अपने यहाँ पर शिक्षा को मुफ्त कर रखा है। जो वहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल है वो भी मुफ्त है। इसके अलावा अगर हम नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्वास्थ्य देखभाल है वो आंशिक रूप से मुफ्त है, यानी कि काफी कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं वहां के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए। इन देशों के द्वारा श्रमिकों को कई लाभ दिए जाते हैं, जैसे बेरोजगारी बीमा वहां पर दिया जाता है। यहां तक कि इन देशों के द्वारा अपने अपने देशों में वृद्धावस्था पेंशन तक की सुविधा दी गई है। और इसका असर जो है आपको आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। यहां पर यह कहा गया है कि इन देशों में जो श्रम भागीदारी दर है वह दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि इन देशों के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर हम महिलाओं में भी देखें तो इन देशों की स्थिति काफी अच्छी है दुनिया के बाकी देशों से। यहां पर डेटा दिया गया है कि इन देशों के द्वारा स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। और इसीलिए ये जो है पूरी दुनिया में वैसे देश जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्च करते हैं उनमें शीर्ष 10 देशों में इनका नाम आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इन देशों के द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें भारी निवेश किया जाता है। और इसका असर जो है आपको बहुत सारे जो रिपोर्ट आते हैं, जो सूचकांक आते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो सबसे लेटेस्ट मानव विकास सूचकांक है उसमें नॉर्वे जो है दूसरे नंबर पर है, आइसलैंड चौथे नंबर पर, डेनमार्क छठे नंबर पर, स्वीडन 7वें नंबर पर और फिनलैंड 11वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करने के कारण आज ये सारे के सारे जो स्कैंडिनेवियन देश हैं वे मानव विकास सूचकांक में काफी आगे दिखाई देते हैं। ये देश काफी छोटे हैं फिर भी इन्होंने अपने यहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों में काफी निवेश किया है। तो ये सारे के सारे डेटा जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो देश हैं वहां पर जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी काफी ज्यादा है। और इसीलिए विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष 20 देशों में इन सभी देशों को जगह दिया है। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्डिक देश हैं, यानी कि जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, उन्होंने अपने यहां पर जो लोकतंत्र है उसको भी बढ़ावा देने का काम किया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी आप देखोगे तो ये जो है सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लैंगिक समानता की बात करें तो यहां पर भी इन देशों का जो स्थान है वह टॉप में रहता है। यानी कि यह इस बात का सूचक है कि अगर कोई देश अपने यहां पर सामाजिक क्षेत्र में निवेश करता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कौशल में निवेश करता है, तो उसका फायदा जो है हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर भारत भी अपने सामाजिक क्षेत्रों में इसी तरीके से निवेश करता है, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल पर ध्यान देता है, तो इसका फायदा भारत को अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह जो एडिटोरियल है उसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से ये जो स्कैंडिनेवियन देश हैं इन्होंने सोशल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया है, सामाजिक क्षेत्रों में निवेश किया है। वह भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और पूरी दुनिया को जो है इनका अनुसरण करना चाहिए।
आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है नोइंग द किलर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजेस की खंडपीठ ने जो है एक मामले को 5 जजेस के संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। अब ये मामला क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेकर के दिशा निर्देश जारी करने थे कि जब निचली अदालतें मौत की सजा को लेकर के फैसला लेती हैं तो उन्हें किस तरह के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, और यहाँ पर मौत की सजा पर एक निश्चित गाइडलाइन जारी करने के लिए ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है ये। आपको ध्यान में रखना है कि इस मामले की सुनवाई 3 जजेस की खंडपीठ के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें सीजेआई यूयू ललित भी शामिल थे। यहां पर मामला यह है कि मान लीजिए किसी निचली अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो यहां पर यह कहा गया है कि जो आरोपी है उसे उसके अपराध की गंभीरता को कम साबित करने का अवसर देना जरूरी है। उसको अवसर देना चाहिए ताकि वह बता सके कि उसने जो अपराध किया है, जिसके लिए उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, वह उतना गंभीर अपराध नहीं है। यहां पर यह कहा गया है कि आरोपी को यह अवसर इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि वह कोर्ट को इस बात के लिए राजी कर सके कि इस मामले में उसे जो है मृत्युदंड देने की जरूरत नहीं है। आखिर निचली अदालतें मृत्युदंड को कम करने को लेकर के कौन से प्रक्रिया का पालन करे, उसको लेकर के एक सुनिश्चित गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने समझी, और इसीलिए उन्होंने अब इस मामले को 5 जजेस की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। तो मामला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम भारत में मौत की सजा की बात करें तो मई 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह के मामले में मौत की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। यानी कि अगर कोर्ट के द्वारा किसी को मृत्युदंड दिया जाता है किसी मामले में, तो वह असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ढांचा विकसित किया गया था कि आखिर कैसे किसी व्यक्ति को एक कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए या फिर मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक ढांचा विकसित किया, एक गाइडलाइन दिया था कि जब भी कोई गंभीर अपराध किसी कोर्ट के सामने आता है तो वैसे मामलों में जो है कैसे कोई जज यह डिसाइड करे कि उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए या फिर मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बचन सिंह का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, यानी कि दुर्लभ से दुर्लभ केसेस में जो है हमें मृत्युदंड देना चाहिए। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इस मामले के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत प्रतिस्थापित किया जिसे हम कहते हैं दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। और यहां पर जो यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें उनका यह सोचना था कि जो हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता है वह यह स्पष्ट करती है कि आजीवन कारावास की सजा है वह एक नियम है। यानी कि जो बड़े मामले होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए, यह एक नियम है। लेकिन जो मृत्युदंड है वह एक अपवाद है। यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, यानी कि दुर्लभ केसेस में जो हैं, न्यायाधीशों के द्वारा किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना था कि जो दुर्लभ मामले होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि दुर्लभ मामलों में भी जो दुर्लभ हैं, वहां पर जो है हमें सोच समझकर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दिया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं दुर्लभ से दुर्लभ की, यानी कि ऐसे केसेस जो कि दुर्लभ में भी क्या है, दुर्लभ हैं, तो इसकी कोई भी
वैधानिक परिभाषा हमारे देश में मौजूद नहीं है। यहां पर यह कहा गया कि जब भी कोई केस जज के सामने आता है तो जज को यह देखना होगा कि आखिर अपराध की क्रूरता क्या है, अपराधी का आचरण क्या है, अपराध में जो शामिल व्यक्ति है उसका पिछला इतिहास क्या है, क्या उस व्यक्ति में सुधार की कोई संभावना है या नहीं। और इन मामलों को देखते हुए जज को जो है यह देखना होता है कि यह जो मामला है वह दुर्लभ से दुर्लभ है या नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमारे देश में ये तो कहा गया कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में जो है कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया जा सकता है, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ कौन से मामले होंगे इसको यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी कमी के द्वारा जो हमारी निचली अदालतें हैं वे जो हैं बहुत सारे मामलों में देखा जा रहा है कि मृत्यु दंड की सजा दे रही हैं। अगर हम मृत्यु दंड पर आंकड़ों को देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि 1947 के बाद 720 लोगों को फांसी हुई है, लेकिन जितने लोगों को फांसी की सजा दी गई है निचली अदालतों के द्वारा, अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो ये काफी कम है। यानी कि जो अधिकांश मामले हैं जिनमें लोगों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें जो है ऊपरी अदालतों के द्वारा आजीवन कारावास से बदल दिया जाता है, और कुछ मामलों में तो उच्च न्यायालयों के द्वारा जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है उसे बरी भी किया गया है। यानी कि जो निचली अदालतें हैं वह जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रही हैं, और इसीलिए एक निश्चित गाइडलाइन की आवश्यकता है। यहां पर इस मामले को जो है एक 5 जजेस वाली संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट निक्सेस कोटा लॉ कॉल इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2012 में जो फैसला लिया गया था जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर के 58% कर दिया था, उस फैसले को यहां पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि 2012 का जो संशोधन लाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसे 4% घटा करके 12% कर दिया था, जबकि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका जो आरक्षण है उसे जो है 12% बढ़ा करके 20 से 32% करने का फैसला लिया था, और जो ओबीसी हैं उनके आरक्षण को अपरिवर्तित रखा था, यानी कि 14% आरक्षण जो है उनको यहां पर दिया जाएगा। और यहां पर इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो संशोधन के बाद राज्य में जो कुल आरक्षण है वह 58% हो जाता है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा अपने इस आदेश में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि जो यहां पर परिवर्तन किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा, उसको सही ठहराने के लिए उन्होंने अदालत में कोई भी ठोस सामग्री नहीं रखी है। यानी कि उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया, उन्होंने ये बात नहीं बताई कि आखिर क्यों जो है इस कोटा में परिवर्तन किया गया है, उसके क्या कारण हैं। यानी कि ऐसा कोई भी अभ्यास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया, और इसीलिए हम जो है इसे सही नहीं ठहरा सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है। अब इस मामले में आपको कुछ बातों को रिवाइज कर लेना है। जैसे इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ का मामला था 1992 का, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी। एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो आरक्षण की सीमा होगी वह 50% होगा, और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस सीमा को बदला जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1963 में ही एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में और 1964 में
देवदासन बनाम भारत संघ के मामले में 50% का जो कोटा है आरक्षण को लेकर के उसे निर्धारित किया था, जिसे कि इंदिरा साहनी के मामले में फिर से दोहराया गया। इसके अलावा जो नागराज का फैसला है, जो नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए गए हैं वो भी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि राज्य के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देना चाहते हैं या फिर आरक्षण में उनको उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं उनका आरक्षण, तो इसके लिए जो है राज्यों को यह साबित करना पड़ेगा कि वे समुदाय क्या हैं, पिछड़ेपन का शिकार हैं, यानी कि उन्हें संरक्षण करना चाहिए। एक मात्रात्मक डेटा होना चाहिए जिसके आधार पर यह प्रूफ किया जा सके कि उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है और तभी जाकर के 50% की सीमा का यहां पर उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं किया गया है और इसी आधार पर यहां पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ये जो आरक्षण में बढ़ोतरी की गई थी उसे असंवैधानिक करार दे दिया है। तो यहां पर ये जो न्यायिक मामले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर किस आधार पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ये फैसला आया है। तो इसको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण क्या है? क्या आवश्यक धार्मिक अभ्यास सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है? इस पर अपने विचार रखें। तो मैंने आपको जो है ये जो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण जो सिद्धांत है उसके बारे में डिटेल में समझाया है, आप उसको यहां पर समझा सकते हैं। जो न्यायिक निर्णय है उससे आप ये समझा सकते हैं कि क्या इस सिद्धांत में कोई त्रुटि है या नहीं है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल विविधता की असंख्य जटिलताओं के बावजूद भारत जैसे देशों सहित विकासशील देशों को सबक प्रदान करता है, इसकी पुष्टि करें। तो बहुत सारे डेटा मैंने आपको दिए हैं, यहां पर उनके जो रैंकिंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप आसानी से उसका प्रयोग करके ये बता सकते हैं किस तरीके से नॉर्डिक देशों के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में जो निवेश किया गया है उसका असर उनके देश के विकास पर दिखता है। तो इन सभी बातों की आप यहां पर उल्लेख कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।